Goal, nation's leading institute. Hello students, myself Deepak Deep and I am going to discuss physical chemistry part of spot test series test number 14 and it was held on 23rd April 2025. Let's start with first question of physical chemistry and it is question number 47. If the speed of electron in first Bohr orbit of hydrogen atom be x, then speed of electron in second Bohr orbit of He positive. एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक सिंपल क्वेश्चन है। आप जानते हैं बच्चे की वेलोसिटी की प्रोपोर्शनैलिटी होती है z और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है n के। तो आप जैसा देख रहे हैं इधर हीलियम पॉजिटिव हुआ, पहला तो n1 की वैल्यू अगर 1 थी और z1 की वैल्यू 1 थी तो n2 की वैल्यू 2 हो गई और z2 की वैल्यू भी 2 हो गई He पॉजिटिव के लिए। तो Z/n रेशियो तो एज इट इज ही रह गया, तो जो वेलोसिटी पहले थी उतनी ही वेलोसिटी अब भी रह जाएगी। मतलब जितना n बढ़ा उतना ही Z भी बढ़ गया, तो Z/n रिमेन कांस्टेंट, तो V रिमेन कांस्टेंट, तो आंसर विल बी थर्ड। x का x ही स्पीड रह जाएगा अगर हम He पॉजिटिव की बात करें। बोर एटॉमिक मॉडल एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक बहुत सिंपल क्वेश्चन। 47 के बाद 48 देखें आप बोर्ड पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स फॉर इलेक्ट्रॉन इन 4f सबसेल। 4f सबसेल के इलेक्ट्रॉन के लिए इनमें से सही ढूंढना हमें। 4f जैसे ही बोला बच्चे हमको समझ में आ गया कि n की वैल्यू तो 4 हो गई और l की वैल्यू 3 हो गई। m माइनस L2 प्लस L मतलब प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 1 0 इनमें से कुछ भी, और s की वैल्यू प्लस माइनस हाफ, ये परमिसिबल सेट है। तो 4 2 ये तो 4 0 पॉसिबल नहीं, 4 3 वाला पॉसिबल है। तो 48 का थर्ड। क्वांटम नंबर्स एटॉमिक स्ट्रक्चर अगेन ये भी सिंपल प्रॉब्लम आपने जरूर सही किया होगा। क्वेश्चन नंबर 48 के बाद क्वेश्चन नंबर 53 देखें आप बोर्ड पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट अ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इनमें से कौन डिसप्रोपोर्शनेशन नहीं है, ऐसा पूछ रहा है क्वेश्चन। डिसप्रोपोर्शनेशन आपने पहले भी पढ़ा है बच्चे कि जब एक ऑक्सीडेशन स्टेट से दो ऑक्सीडेशन स्टेट में एलिमेंट जाता हो, एक ही एलिमेंट। तो यहां ब्रोमीन डिसप्रोपोर्शनेट हो रहा है 0 से -1 +5। फॉस्फोरस लिख दिया मैंने, ये 0 के स्टेट में था ब्रोमीन और ये -1 +5 हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। फॉस्फोरस 0 से -3 और +1 ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों हो रहा है। सल्फर -2 सल्फर +4 और ये 0, ये तो दो स्टेट से एक स्टेट बन रहा है, ये तो कॉम प्रोपोर्शनेशन है, ये डिसप्रोपोर्शनेशन नहीं है। H2O2 का -1 -2 और 0 में जा रहा है, यहां भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। तो एक्सेप्ट थर्ड बाकी सब डिसप्रोपोर्शनेशन के एग्जांपल हैं जहां एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट से दो ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है। तो आंसर करते हैं इसका हम लोग थर्ड, नॉट अ डिसप्रोपोर्शनेशन था। क्वेश्चन नंबर 53 के बाद 54 देखें आप। When calcium acetate is dissolved in water, heat is evolved। मतलब एक्सोथर्मिक डिजोल्यूशन हुआ, हीट ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव हुआ, एनर्जी रिलीज हो रही है। इफ द टेम्परेचर इज रेज्ड द सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम एसीटेट विल बी। आप जानते हैं बच्चे कि ये सॉल्यूट है और अगर हम सॉल्वेंट में मिलाते हैं और ये सॉल्यूशन बनता हो तो इसका डेल्टा H एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है और ये जो वैल्यू है ये तय करेगा कि ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर बढ़ाने से किधर जा रहा है। क्योंकि आप डेल्टा H सॉल्यूशन की जो बात कर रहे हैं, वो नेगेटिव कर रहे हैं, हीट इवॉल्व हुआ है, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा। बैकवर्ड शिफ्ट होना मतलब क्रिस्टलाइजेशन होना, सॉल्यूट अनडिसॉल्व्ड स्टेट में चला जाएगा, सॉल्युबिलिटी घटने लगेगी। पहले ज्यादा सॉल्युबल था, हाई टेम्परेचर पे कम सॉल्युबल हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, सेकंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए आप बोर्ड पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन Na2S4O6। आप जानते हैं बच्चे Na2S4O6 इज लाइक S डबल बॉन्ड O, O Na S
एस एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ ओ एन ए। तो अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो आप देखिए इस ऑक्सीजन की वजह से -2 -1 -2, तो इस सल्फर पे तो +5 है और ये सल्फर इधर ऑफ द साइड सल्फर से जुड़ा है तो 0, ये भी 0 और ऑब्वियसली ये एकदम सिमेट्रिकल है -2 -2 -1, तो अगेन ये सल्फर है +5। तो इसका मतलब स्टेट जो है सल्फर का +5 2 सल्फर और 0 2 सल्फर है। तो 2s atoms are in 0 state and other 2 is in +5 state। आंसर थर्ड समझ में आता है। 58 का थर्ड आंसर करते हैं हम लोग। 58 के बाद 59, which of the following is correct about first order reaction? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 0.5 T.5 का मतलब T1/2 बच्चे और एक T3/4 दिया है। आपको पता है कि T1/2 जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होता है, मतलब अगर 1 से आधा होने में अगर वो T टाइम लेता है तो आधा से 1/4 होने में भी T टाइम लेगा। मतलब अगर मैं कहूँ 75% कंप्लीशन की बात तो वो T75% is 2T½ 250%। तो अगर T50% 50 सेकेंड है तो T75% 100 सेकेंड होगा। तो पहला ही ऑप्शन सही लगता है। ये भी सिंपल क्वेश्चन था। फर्स्ट ऑर्डर में आपको पता है कि 50% खत्म होने में अगर 10 मिनट लगता है तो 75% मतलब एक और बार आधा हो जाना, इसमें टोटल टाइम ठीक पहले का डबल लग जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर की पहचान है, सही किया होगा आपने। 59 के बाद क्वेश्चन नंबर 62 देखें आप। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग लॉगरिथम ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन अगेंस्ट। आपको पता है बच्चे K की वैल्यू A एक्सपोनेंशियल -EA/RT होती है आर्हेनियस इक्वेशन, और अगर हम ln K लेते हैं तो इट इज ln A -EA/RT हो जाता है। और अगर हम लॉग के फॉर्मेट में भी लिखें तो log 10 के फॉर्मेट में log K इज इक्वल टू log A -EA/2.303 RT आ जाता है। अगर मैं हाईलाइट करूं तो ये ग्राफ कह रहा है स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो 1/T और log K का जो ग्राफ होगा अगर इसको y एक्सिस पे रखें, इसको x एक्सिस पे रखें, तो ये एक नेगेटिव स्लोप और एक पॉजिटिव इंटरसेप्ट के साथ आपको ग्राफ मिल जाएगा। तो आंसर विल बी थर्ड, log K वर्सेस 1/T विल गिव स्ट्रेट लाइन। हाँ, विद नेगेटिव स्लोप ऑब्वियसली वो ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हैं। अगर हम इधर log K ले लें बच्चे और इधर 1/T ले लें तो ऐसा कुछ हमें कर्व मिल जाएगा और ये इंटरसेप्ट जो होगा ये बराबर होगा log E के। तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था, आपने जरूर सही किया होगा। केमिकल काइनेटिक्स क्वेश्चन नंबर 62 के बाद 64 देखें आप बोर्ड पे। फॉर द सेल Ni2 पॉजिटिव Cu2 पॉजिटिव CO E0 is given by which of the following activity E cell will increase। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको नॉन्स्ट इक्वेशन लिखना चाहिए कि E cell कैसे बढ़ेगा घटेगा, एंड दैट विल बी E0 cell -0.06/2 log, अगर इसको ओपन करते हैं तो Ni2 पॉजिटिव प्रोडक्ट साइड है, Ni2 पॉजिटिव और डिवाइडेड बाई Cu2 पॉजिटिव, ऐसा आ जाएगा। अब कह रहे हैं ये इंक्रीज कराना है, मतलब इस वैल्यू को छोटा होना चाहिए, तो Ni2 पॉजिटिव का घटना या Cu2 पॉजिटिव का बढ़ना। अगर Ni2 पॉजिटिव हम कम करें या Cu2 पॉजिटिव इंक्रीज हो तो ई सेल हमारा इंक्रीज होगा। तो डिक्रीजिंग Ni2 पॉजिटिव सही आंसर है। ऑन डिक्रीजिंग Cu+2 और इलेक्ट्रोड के इंक्रीज डिक्रीज करने से इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड्स का एक्टिव मास हम लोग 1 लेते हैं। तो आंसर क्या किया जाए बच्चे? फर्स्ट नॉन्स्ट इक्वेशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। 64 के बाद 69 देखें आप, मैट्रिक्स मैचिंग है। मैच द फॉलोइंग H2Cl2 2HCl डेल्टा H डेल्टा U का रिलेशन। आपको पता है बच्चे डेल्टा H जो होता है वो बराबर होता है डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT। तो बस इनके सामने डेल्टा Ng लिखना है। यहाँ डेल्टा Ng हो गया 0, यहाँ डेल्टा Ng हो गया 2 - 3 - 1, यहाँ डेल्टा Ng हो गया और 2 - 1 1, यहाँ डेल्टा Ng, बस गैस देखा जाता है, यहाँ सॉलिड है, ध्यान रखेंगे आप।
डेल्टा एन जी इधर हो गया 2 - 4 - 2, तो पहला डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, तो ए का तो हो जाना है क्यू, ए का क्यू हो गया भाई, डेल्टा एन जी -1 तो डेल्टा एच माइनस आर टी, बी का एस, ए का क्यू बी का एस, ये ऑप्शन है फर्स्ट, बाकी आप मैच करा के देखिए सारा मैच कर जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में मैंने बार बार आपको सिखाया है, जब भी मैट्रिक्स मैचिंग का क्वेश्चन हो आप सबसे पहले पहला आंसर, दूसरा आंसर, जब जब हमारा आंसर एक मैच करेगा हम आंसर देखेंगे, शायद आप जल्दी कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 69 के बाद 70 देखें आप, डेल्टा जी इन द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस एट 10 डिग्री सेल्सियस। अगर ये बात कर रहा है H2O सॉलिड गोज टू H2O लिक्विड आइस वाटर का, और टेम्परेचर रखा है 10 डिग्री सेल्सियस, तो 10 डिग्री सेल्सियस पे आइस मेल्ट होगा वाटर में, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, तो इसका डेल्टा जी क्या हो जाएगा भाई, नेगेटिव, मतलब लेस देन 0, फर्स्ट आंसर। अगर यही -10 डिग्री सेल्सियस होता तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाता। टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, 0 डिग्री सेल्सियस पे इक्विलिब्रियम होता, डेल्टा जी 0 हो जाता। एकदम ये ध्यान रखिए, अगर जैसे मैंने कहा 10 डिग्री सेल्सियस नेगेटिव है, -10 डिग्री सेल्सियस मतलब -10 से मेरा मतलब ये है कि 0 से नीचे का टेम्परेचर, तो आइस बनता, मतलब फॉरवर्ड में ये नॉन स्पॉन्टेनियस होता, डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाता, और 0 डिग्री सेल्सियस होता तो डेल्टा जी 0 हो जाता, इक्विलिब्रियम होता 0 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि वो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, आइस का मेल्टिंग पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 70 के बाद 75 देखें आप, इन अ रिवर्सिबल एंडोथर्मिक रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज हायर देन दैट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। एक ग्राफ प्लॉट ही कर लेते हैं, अगर आपको याद हो केमिकल काइनेटिक्स का ग्राफ, तो यहां से चल के यहां एंडोथर्मिक रिएक्शन में ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, और अगर हम लेबलिंग करें तो लेबलिंग कर लेते हैं इससे हम लोग, तो ये जो है हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी है, इसको हम TE कह देते हैं, और यहां से यहां तक की जो एनर्जी है रिएक्टेंट से थ्रेशोल्ड एनर्जी तक, ये एक्टिवेशन एनर्जी है ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, और प्रोडक्ट वाली एनर्जी ये है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। तो अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, कह रहा है एक्टिवेशन एनर्जी एंडोथर्मिक में फॉरवर्ड का ज्यादा होता है बैकवर्ड से, दिख रहा है हम लोगों को, फॉरवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड से ज्यादा है, ये वाली लाइन इस लाइन से तो बड़ी दिख रही है, तो पहला तो हो गया भाई सही। अब कह रहा है द थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन इन मोर देन, थ्रेशोल्ड एनर्जी तो एक वैल्यू होती है, चाहे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाना हो, चाहे प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में आना हो, इस एनर्जी को हम थ्रेशोल्ड एनर्जी TS जगह कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। यहां से यहां की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी है, तो बच्चे वो किसी भी साइड से जाएगा एनर्जी तो उतनी ही लगेगी, तो ये जो टोटल एनर्जी है अगर ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है तो वो दोनों डायरेक्शन के लिए सेम हो जाएगा, तो ये गलत हो गया और पहला सही। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, आंसर विल बी थर्ड। तो तीसरा आंसर करते हैं 75 का, ये भी सिंपल क्वेश्चन, ग्राफ अगर आपने पढ़ा है तो ग्राफ से भी आप ये क्वेश्चन कर सकते थे, बहुत आसान, केमिकल काइनेटिक्स कोलिजन थियरी में। क्वेश्चन नंबर 75 के बाद 80 देखिए आप, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, मिथनॉल और एनिलीन, ये कुछ नाइट्रोबेंजीन, इन सब का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है। आपको पता है बच्चे कि बॉइलिंग पॉइंट जिसका ज्यादा होता है उसकी वोलाटिलिटी कम होती है। बॉइलिंग पॉइंट कम होना इंटरमोलिकुलर फोर्स से, चलो ऐसे तय कर लेते हैं, जितना ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा, जितना ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स वोलाटिलिटी उतनी कम, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होना चाहिए वोलाटिलिटी के लिए। चलिए दोनों को एक साथ फ्यूज करें तो बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर उल्टा चलता है, मतलब अगर 4 लिक्विड में किसी एक का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है तो उसका वेपर प्रेशर सबसे कम होगा। अब ये कह रहा है कि मुझे बताइए हाईएस्ट वेपर प्रेशर वाली चीज, तो हाईएस्ट वेपर प्रेशर उसका होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। 65 वाला कौन है भाई, मिथेनॉल, तो मिथेनॉल विल बी आंसर, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसमें सबसे कम है, वोलाटिलिटी सबसे ज्यादा है, वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, वेपर रिच होगा इसका, तो सेकंड आंसर।
क्वेश्चन नंबर 80 के बाद 82 देखिए आप, डेल्टा जी नॉट फॉर द रिएक्शन is given -4.606, the equilibrium constant for the reverse mode of reaction, मतलब इस रिएक्शन का नहीं, इसके रिवर्स का पूछा है। चलिए इसका पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है बच्चे कि डेल्टा जी नॉट इज -2.303 RT log K। तो डेल्टा जी इज गिवन एज -4.606 किलो कैलोरी है, ध्यान रखेंगे इस बात का हम लोग। 2.303 R की वैल्यू कैलोरी में 2 किलो के लिए 10 का पावर -3 और टेम्परेचर 1000 log K लिख दिया भाई। तो 1000 और 10 का पावर -3 1 हो गया, ये 4.6 तो पूरा कैंसिल हो रहा है, मतलब log K की वैल्यू आ गई 1, मतलब K की वैल्यू दैट इज log 10 आप लिख सकते हैं। तो log एंटी लॉग ले लिया तो K की वैल्यू हमारी आ गई भाई 10। K 10 आ गया किस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए। वो रिवर्स रिएक्शन के लिए कह रहा है, मतलब C गोज टू X प्लस Y के लिए कह रहा है। तो ये 1/10 हो जाएगा, ये हमारा 1/10 हो जाएगा रेसिप्रोकल, एंड दैट इज 0.1। रिएक्शन को रिवर्स करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल हो जाता है, आपने पढ़ा है। तो आंसर इसका हम लोग करते हैं 4th 0.1। ये भी सिंपल क्वेश्चन था, हाँ थोड़ा टेक्निकल था, गलती की जगह थी, क्योंकि सेम रिएक्शन का आप निकालेंगे, एक ऑप्शन वो भी है के का, रिवर्स रिएक्शन का बताना था, ये हमने ध्यान रखना था। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए आप, कह रहा है pH of water is 7 at 25 डिग्री सेल्सियस if water is heated to 90 डिग्री सेल्सियस। अब पानी को हीट करेंगे तो पानी ही तो रहेगा, हाँ, लेकिन KW वैल्यू चेंज हो जाएगा। ये KW वैल्यू आपको पता है 10 का पावर -14 होता है, इसलिए H पॉजिटिव 10 का पावर -7 होता है, इसलिए pH 7 होता है, ये एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो KW बढ़ेगा, मतलब H पॉजिटिव की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, तो pH नेगेटिव लॉग है, ये तो घट जाएगा, लेकिन वाटर वाटर ही है, मतलब न्यूट्रल का न्यूट्रल ही रहेगा। तो pH तो डिक्रीज करेगा, लेकिन सैंपल विल रिमेन न्यूट्रल, तो आंसर किया जाए 4th। वैसे आपको तो 90 डिग्री सेल्सियस का भी डेटा याद होगा कि 90 डिग्री सेल्सियस पे KW अप्रोक्सीमेटली 10 का पावर -12 हो जाता है, pH 6 हो जाता है, जो पहले 7 था, मतलब टेम्परेचर बढ़ा, pH घट गया, लेकिन सैंपल जो था न्यूट्रल पहले भी था, अभी भी न्यूट्रल है, पानी बदलने वाला नहीं है। 83 के बाद 85 देखें आप, if mercury is used as cathode during electrolysis of an aqueous NaCl solution, ions discharged at cathode are। आपको पता है ये क्वेश्चन भी मेडिकल का नीट का पहले से पूछा हुआ है। जब हम मरकरी कैथोड यूज करते हैं बच्चे, तो ओवर पोटेंशियल हाइड्रोजन का प्लैटिनम के लिए कम होता है, मरकरी के लिए ज़्यादा होता है, तो हाइड्रोजन की जगह सोडियम डिस्चार्ज होने लगता है। तो आपको ये एकदम पता होना चाहिए कि जब हम NaCl एक्वस का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे और Hg एज कैथोड होगा, तो प्रोडक्ट में बदलाव आएगा और Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेके सोडियम अमलगम बनाने लगता है। ये काम चूंकि रिडक्शन का है तो कैथोड पे होता है, और मीनवाइल Cl नेगेटिव Cl2 गैस हाफ Cl2 और प्लस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन है, तो एनोड पे मिलता है। तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में इसने बस मुझसे पूछा था कि कौन सा आयन डिस्चार्ज होगा, तो आयन डिस्चार्ज होगा मतलब ये Na पॉजिटिव डिस्चार्ज हो रहा है, तो आंसर हमें करना चाहिए Na पॉजिटिव। हाँ, इस मरकरी की जगह अगर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज कर लेते तो हाइड्रोजन मिलता था। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का ओवर पोटेंशियल प्लैटिनम के लिए कम, मरकरी के लिए ज़्यादा। ये ध्यान रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 85 के बाद 89 देखें आप। डिस्टेंस बिटवीन two electrodes of a cell is 2.5 centimeter and the area of each electrode is 5 centimeter square. The cell constant is, तो ठीक है जी, सेल कांस्टेंट निकाल लेते हैं। आपका सेल कांस्टेंट हो जाएगा G स्टार से रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज L/A। L की वैल्यू हो गई 2.5 सेंटीमीटर, A की वैल्यू हो गई 5, तो ये आ गया 0.5 पर सेंटीमीटर। अब 0.5 पर मीटर आंसर दिया है, पर सेंटीमीटर में तो आंसर 2 है पर मीटर में,
तो हमको इसको चेंज करना होगा पर मीटर में। तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 100 ये पर मीटर हो जाएगा, मतलब आपका ये 50 पर मीटर हो जाएगा। तो आंसर बन जाता है फोर्थ। पर सेंटीमीटर को पर मीटर में चेंज कर दिया हम लोगों ने और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऐसा करने से फोर्थ ऑप्शन आ गया। सेल कांस्टेंट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना है आपको, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में पढ़ा होगा आपने, कोलोक्स लॉ जिस टॉपिक में आप पढ़ते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको आता होगा। हाँ, कन्वर्जन की जरूरत थी मीटर सेंटीमीटर को, आप ऐसे भी कर सकते थे। 2.5 जो सेंटीमीटर था इसको मीटर में, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर था इसको भी मीटर स्क्वायर में कर दें और हम पर मीटर में आंसर निकालें, ये भी चलता। तो ये था हमारा 89 जो था हमारा लास्ट क्वेश्चन था फिजिकल केमिस्ट्री का। होप आप लोगों ने पेपर हमेशा की तरह बहुत अच्छा किया हो। ये था पूरा फिजिकल केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।